हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है अगेन हम लोग देखेंगे क्वांट का पंचनामा। इसमें हम लोग क्या होता है आप जानते हैं 5 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रहते हैं। आज भी हम लोग बिल्कुल 5 बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो इस वीडियो का जो है आपको सबसे अगर अच्छे से बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन पे पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसका सोल्यूशन देखिए और आंसर मैच करिए। अब अभी जो हमारे जो करंट जो पेड इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जैसे कि एमपीपीएससी है या बीपीएससी हो, तो हर के जो है प्रीलिम्स में आपका कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है मतलब एक कोई पार्ट है। जैसे किसी किसी स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि आपको आपको बिल्कुल यूपीएससी के फॉर्मेट पे होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक पेपर 1 जो है आपका जीएस का होता है और पेपर 2 जो है वो आपका सीसैट का होता है। कुछ कुछ जैसे अभी वेस्ट बंगाल वाले में है, उसमें क्या है कि प्रीलिम्स में ही आपका जो है जो पेपर है उसमें ही इंक्लूडेड है। आपका मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा 25 करीबन 25 मार्क्स का जो है आपका वहाँ क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इन सब से मिला के क्वेश्चन आता है। सेम जो आपके बीपीएससी में है जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होता है, वहाँ पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस दें या आप यूपीएससी दें, तो हर केस में जो है आपको एक पार्ट ऐसा होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में जहाँ पर आपको क्वांट का जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अब देखिए क्वांट की तैयारी करने के लिए आपको अलग से डेडिकेशन चाहिए या अलग से एफर्ट लगेगा। तो अगर आपके पास जीएस क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है तो आपको क्वांट का समय नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इस सीरीज़ के थ्रू क्या है, इसमें जितने भी वीडियोस हमने अभी कर रखे हैं तो आपको एग्ज़ाम के समय भी, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है, जब भी आपका प्रीलिम्स हो तो उससे पहले आप जितना भी क्वांट का पंचनामा का जितना वीडियोस है, जितना क्वेश्चंस हमने कर रखा है, एटलीस्ट उसको देख के जाएं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चंस के बाद हम लोग कंसेप्ट भी डील करते हैं। अब आप अलग अलग एक एक करके सारा क्वांट का क्वेश्चन देखेंगे या एक एक क्वांट का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल देखें, अगर टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर जो हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग इसमें कंसेप्ट को भी डील करते हैं। तो आपको कंसेप्ट देखते हुए जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर देखिए कि आपने जो सॉल्यूशन फॉलो किया वो सही था या टाइम टेकिंग था, और फिर आप फाइनल जो है वो आंसर मैच करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, अ शॉपकीपर परचेजेस 2 आइटम्स फॉर रुपीज़ 520, ठीक है। 2 आइटम इसने खरीदा है जिसका मिला के जो दाम पड़ा है उसको 520 रुपीज़। वन ऑफ देम इज सोल्ड गेनिंग 16% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%, दस मेकिंग नो प्रॉफिट और लॉस। मतलब उसको ओवरऑल जो है ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस, ठीक है। यहाँ पर 2 आइटम है, जैसे ए और बी मान लेते हैं, और इसका जो जोड़ के दोनों का प्राइस है दैट इज़ 520, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इस दोनों को, एक को क्या हुआ है कि 16%, जैसे ए को अगर मानिए 60% प्रॉफिट पर बेचा है और बी को जो है वो बेचा गया है 10% लॉस पर, ठीक है। तो जो नेट इफेक्टिव होता है लॉस, और मतलब इनको नेट जो है ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस पे जो 16% प्रॉफिट हो रहा है वो जो है 10% लॉस के बराबर हो जा रहा है। तभी तो एक दूसरे को दोनों नेगेट कर दे रहे हैं और फाइनली जो है हमारा वो 0% प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर जैसे 520 है तो चलिए एक्स के प्राइस को, मतलब ए के प्राइस को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो बी का प्राइस ऑब्वियसली जो हो जाएगा 520 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ए को जो है वो प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, कितना, 16% प्रॉफिट। अब 16% प्रॉफिट जो है वो किसका होगा, एक्स पर होगा, एक्स क्योंकि कॉस्ट प्राइस है इस आइटम का। तो सिर्फ आपको बताना है, जल्दी से बताइए, फ्रैक्शन में हमने कितना बार कर चुका, हमारे परसेंटेज वाले में कर चुके हैं। अगर हम लोग 16% डायरेक्टली लिखेंगे तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4% क्या होता है 1/25, तो 16% क्या होगा 4/25। तो प्रॉफिट बेसिकली कितना हो जाएगा 4x/25, ये प्रॉफिट हो गया। अब इसमें क्या माइनस कर दे, अगर हम लोग लॉस माइनस कर दे तो हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर है। तो यहाँ पर लॉस जो है वो 10% हो रहा है, कितने पर हो रहा है 520x पे हो रहा है। 10% का मतलब क्या हो, 1/10, तो बेसिकली कितना हो गया 520 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। बस आपको इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना था। तो 4x/25 इज इक्वल टू 520 माइनस एक्स बाई 10, 5 2, तो आपका हो गया 8x इज इक्वल टू, अगर 5 से करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और 1 हो गया, 5 टाइम 2600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 5x, तो हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 2600। तो x बराबर आपका आ जाएगा 200। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस, ठीक है। व्हाट इज, अच्छा आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देखिए, आपको जनरली कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, और सेलिंग प्राइस किसका, ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस। तो आइटम सोल्ड एट लॉस कौन सा है, 520 माइनस एक्स से पहले तो 200 एक्स इक्वल टू 200 आया था, तो 520 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 320। अब इसको जो है आप कितने पे लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है, 10% लॉस पे, तो बेसिकली एसपी क्या हो जाएगा आपका 9/10। अब आप जानते हैं ये कैसे आया 9/10, हम लोग बार बार नहीं करेंगे, बेसिकली 1 माइनस 1/10,
क्योंकि आपका 10% यहाँ पे लॉस हो रहा था। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 2 18 1 90, तो आपका आ जाएगा 288। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए मार्क किया था उनका बिल्कुल सही था। देखिए, अगर आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा लेना है तो आप इस क्वेश्चन को साथ में अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखें, पहले इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, और फिर जो है इसका सॉल्यूशन देखें और आंसर मैच करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेस का क्वेश्चन है। हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड एसडीटी वाला जो हमारा जो कॉन्ट फॉर ऑल वाले सेक्शन में बना हुआ है, वहाँ पर हमने रेसेस का जो है 2 लेक्चर वहाँ पर सिर्फ रेसेस को डेडिकेटेड है, चाहे वो सर्कुलर मतलब रेस ट्रैक हो या स्ट्रेट रेस ट्रैक हो, हमने वहाँ पर कर रखा है अच्छे से। तो यहाँ पर एक है क्या कि आपको 100 मीटर का रेस दिया हुआ है, जिसमें ए जो है वो बी को बीट करता है 25 मीटर से, बी जो है वो सी को बीट करता है 4 मीटर से। यहाँ पर है इसका मतलब क्या, देखिए ऐसा एक रेस है। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशंस दिया हुआ है, हम लोग बना लेते हैं, 2 है। ठीक है, एक बार जो है ए और बी रेस कर रहे हैं, तो ए और बी साथ में स्टार्ट करते हैं। तो जब ए यहाँ पहुँचता है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 मीटर का रेस है, इसको पहले 100 मीटर बना लेते हैं, ये ऐसे 100 मीटर का रेस है। तो जब ए और बी सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो ए जब 100 मीटर कंप्लीट कर लेता है, मतलब ए यहाँ पर जीत रहा है। ठीक है, तो बी जो है वो क्या रहता है, वो 25 मीटर पीछे रह जाता है। मतलब बी जो है यहाँ सर्टेन जो है वो ये 75 मीटर ही कवर कर पाता है, क्योंकि 25 मीटर से जो है वो हार जाता है। ये इसका मतलब ये होता है ए कैन बीट बी बाई 25 मीटर। मतलब ए जब 100 मीटर मतलब रेस एंड पॉइंट पे रहता है, तो बी जो है वो 25 मीटर दूर रहता है। दूसरे केस में क्या है, बी कैन बीट सी बाई 94। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऐसा ही रेस हम लोग कंसिडर करें बी और सी के बीच में, तो बी क्या है कि बी यहाँ है आपका, सी यहाँ है। बी जब यहाँ पहुँच जाता है तो सी जो है वो यहीं पर रह जाता है। तो सी कितने दूर पे रहता है आपका, 4 मीटर दूर है, यानी ये जो है 96 मीटर कवर करता है। अब देखिए है क्या कि जब भी आपका रेसेस में होता है, रेस में हमारा एक चीज़ हमने पढ़ा था कंसेप्ट कि रेस में आपका टाइम फिक्स होता है। मतलब जो पहले ख़त्म कर लिया वो रेस का टॉप मतलब फर्स्ट हो गया, और उस समय जो पीछे रह गया उसको देखना है कि वो कितना पीछे रह गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब टाइम आपका कांस्टेंट हो जाता है तो आपका डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के, क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपका टाइम फिक्स है तो जो भी डिस्टेंस कवर होगा उसके प्रोपोर्शनल ही इसका स्पीड होगा। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों के स्पीड का अगर हम लोग रेशियो निकालना चाहें, ए बाई बी का स्पीड का रेशियो निकालना चाहें, तो क्या होगा, सिंपली जितना डिस्टेंस कवर किया, ए 100 मीटर कवर करता है, उतना देर में बी कितना कर रहा है, 75 मीटर। ठीक है, तो आपको अगेन ऐसे ही करना है, जब बी आपका 100 मीटर कवर कर रहा है तो सी आपका कितना कर रहा है। अगर बी बाई सी लेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 96 मीटर। तो आपको निकालना है कि जब ए और सी के बीच में रेस होगा तो सी कितना पीछे रह जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप यहाँ से सिर्फ रेशियो ले लीजिए, ए बाई बी बराबर कितना आ गया, अगर हम 25 से करते हैं तो 4/3। ठीक है, और इसको करते हैं अगर 4 से तो 25/24। अब आपको देखिए ए बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है और बी बाई सी का वैल्यू दिया। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए बाई बी इंटू बी बाई सी कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, ए बाई सी। बस आपको ए बाई सी ही तो निकालना है। तो ए बाई सी हमारा कितना आ जाएगा, हम लोग देखेंगे 4/3 इंटू 25/24, तो आपका आ जाएगा 6 से, और तो 25/18 आ गया। मतलब ए बाई सी जो है वो आपका आ गया 25/18। अब आपको करना क्या है, जब ए और सी का 100 मीटर का रेस होगा तो ए जो है ऑब्वियसली जो है जीत जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है। तो ए जब 100 मीटर कवर करेगा तो सी कितना करेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले को 100 बनाना है। तो 25 है ऊपर, हमको 100 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई किए तो 100 हो गया, तो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो अगर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 72। यानी जब ए 100 मीटर कवर करेगा उस समय सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 72 मीटर कवर कर पाएगा। यानी वो रेस कितना से हारेगा, वो रेस हारेगा 28 मीटर से। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी मार्क किया था उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है आपका 2 शिप्स आर सेलिंग। ये देखिए अगेन जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है आपके सीसैट में बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली बस सिंपल सा होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना पड़ता है और टैन कोसाइन कॉस जो है आपको लेना पड़ता है। 2 ships आर सेलिंग ऑन द सी, आपको पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये एक लाइट हाउस बना हुआ रहता है और दोनों साइड सेल कर रहे हैं। इस साइड भी है आपके कुछ और इस साइड भी है, ठीक है, दोनों साइड सी है इसके। अब हो क्या रहा है कि एक शिप जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक यहाँ पर एक शिप है, मान लीजिए एक शिप है इस पॉइंट पर और एक शिप यहाँ पर है। ये जो है इस वाले का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये जो है 30 डिग्री। और इसको हम लोग थोड़ा सा इधर मान लेते हैं क्योंकि इसका 45 डिग्री है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मानिए। तो ये जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है 45 डिग्री, ठीक है। और ये जो है लाइट हाउस का हाइट जो है ये 100 मीटर है। अब आपको क्या करना है कि इस सिचुएशन में आपको बताना है
कि दो डिस्टेंस जो है दोनों शिप के बीच में क्या होगा। जैसे आपको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं और इसको डी लिखते हैं। तो बेसिकली आपको बताना है ए सी का वैल्यू क्या है। अब ए सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों ट्रायंगल देखते हैं। तो दोनों ट्रायंगल में जैसे ये वाला एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी डी और एक हो गया आपका बी डी सी, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, पहले ए बी डी में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपका देखिए ये 30 डिग्री है, ये 100 मीटर दिया हुआ, तो आपको ये बेस चाहिए। अब बेस जानने के लिए आपके पास क्या है, ये वाला एंगल है, ये बेस निकालना है और आपके पास परपेंडिकुलर दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, जल्दी से बताइए। परपेंडिकुलर और बेस में तो हम लोग tan लगा देते हैं। तो tan 30 डिग्री करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर तो आपका दिया हुआ 100 मीटर, आपको बेसिकली बेस निकालना है। तो बेस के अब tan 30 डिग्री आपका कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो आपका बेस जो है वो कितना आ जाएगा, 100√3। तो ये डिस्टेंस जो हो गया आपका 100√3 हो गया। वैसे ही आप इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री अगेन हम लोग लिखेंगे 100 बाई बेस, इसका बेस, ये वाला बेस, ठीक है। यहाँ पर अगर tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो b कितना हो जाएगा आपका 100, यानी b जो है ये 100, यहाँ पर जो है यहाँ पर हो गया बेस ये 100। अब ये 100√3 है, ये 100 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100√3 प्लस 100, मतलब क्या हो गया 100 बाहर कॉमन निकाले तो √3 + 1। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो 1.732 होता है, तो उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.732, तो मतलब कितना होगा 2.732 × 100, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 273 मीटर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी मार्क किया था उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजी पिकिंग होते हैं, खास करके ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर इज देयर द डिफरेंस ऑफ हु स्क्वायर्स आर 45। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछा जा रहा है जिसका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर जो है वो 45। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, चलिए हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं क्योंकि हम लोग को पेयर्स निकालना है। तो x मान लेते हैं एक को और एक को मान लेते हैं y, ठीक है। आपको यहाँ पर ये जो है हम लोग अभी निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकालना है और उसके कितने पेयर्स बन सकते हैं नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर ध्यान रखिए नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर आप जानते होंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बेसिकली जो आपके होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो कि आपका 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर का डिफरेंस बोल रहा था, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो आपका 45 के बराबर बोल रहा है। तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब जो है आपको 45 का पता होना चाहिए कि आपको फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, फैक्टर्स निकालना है। तो ऐसे तो हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू, आप करते हैं तो हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 9 5 40 तो 5 हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 2 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो बेसिकली 6 आपके 6 फैक्टर्स पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं 3⁻² है, 5⁻1 है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, हर के पावर पे एक ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 2 पर 1 करिएगा तो 3 हो जाएगा, और 1 पर 1 करिएगा तो 2 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, तो 6 पॉसिबल फैक्टर्स है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन पॉसिबल फैक्टर्स है 45 के। तो 45 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन है, सबसे पहले हम लोग छोटा से स्टार्ट करते हैं। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 15, ये 2 पेयर हुए फैक्टर्स के, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया जल्दी बताइए, दूसरा हम लोग देखेंगे तो 5 है, 5 के साथ कितना हो जाएगा आपका, सॉरी सबसे पहले तो आपका आ जाएगा 1 इंटू 45, ठीक है, 1 इंटू 45। दूसरा है 3 इंटू 15, और जो आपका तीसरा है दैट इज़ 5 इंटू 9। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए 6 फैक्टर्स आपके जुड़ गए हैं, 1 45 3 15 5 9, 6 फैक्टर्स हैं आपके, और इनका पेयर्स 6 फैक्टर्स का पॉसिबल पेयर्स कितना बनेगा 3। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि व्हाट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बनेंगे। तो यहाँ पर बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। जैसे फर्स्ट केस में आपका x माइनस वाई जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, और x प्लस वाई जो है वो आपका 45 के बराबर। तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ऐसे आपसे पूछा नहीं गया है आपसे, लेकिन आप निकाल लीजिए। तो 2x बराबर 46 आ गया, तो x बराबर 23 आ गया, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 22, ठीक है। एक पॉसिबल पेयर हो गया ये। दूसरा क्या, अगर आप x माइनस वाई बराबर 3 लेते हैं और x प्लस वाई बराबर जो है आप 15 ले लीजिए, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम लोग करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 18 हो गया, तो x इज इक्वल टू 9 हो गया। तो x इक्वल टू 9 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा, अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर तो y बराबर आपका आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये भी आपका एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्या है, आप दूसरा ले लीजिए, एक जो तीसरा पेयर है उसको भी आप कर सकते हैं x माइनस वाई, ऐसे सॉल्व नहीं करने का, लेकिन फिर भी आपके लिए कर देते हैं, ठीक है। 9 अगर आप इसको करेंगे तो 2x इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। तो ये देखिए इतने एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, और जो है आपका एक ये पेयर हो गया। तो 3 पॉसिबल पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी, ठीक है। तो जिन्होंने भी सी मार्क किया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
ये जो है क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन परेशान नहीं होना, ये टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है स्टेट पीसीएस में। इसका हमने तरीका देखा है क्या, इसको हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आपको भी उसी मेथड को अप्लाई करना है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर आप जो है इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है A can complete a piece of work in 36 days, B in 54 days and C in 72 days। तो जब भी आप ऐसा देखें, सबसे पहले जहाँ पर हमको भी ऐसे दिया हुआ है कि A का डेज दिया हुआ है, B का डेज दिया हुआ है, C का डेज दिया हुआ है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वर्क कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर जल्दी से बताइए वर्क हम लोग क्या एज्यूम करेंगे। तो बेसिकली 36, 54 और 72 का जो एलसीएम होगा। अब इनका एलसीएम कैसे निकालना है वो आपने, अगर आपको थोड़ा मतलब अभी आपने कभी एलसीएम ऐसा नहीं निकाला है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग का जो मेन एम है वो एलसीएम निकालना नहीं है, एलसीएम के यूज़ से जो है इस क्वेश्चन को ईजी बनाना है, तो हम लोग जल्दी से एलसीएम लिख देते हैं। 36, 54, 72 का जो है वो बेसिकली 216 होगा। ठीक है, 216 जो है वो इनका एलसीएम है। तो इस केस में बताइए तब ए का एफिशिएंसी कितना हो गया। ए क्योंकि 36 डेज में करता है, तो ए का बेसिकली क्या हो जाएगा 216/36, तो आपका कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, हो जाएगा 6। बी का कितना हो जाएगा 216 बाई अगर हम लोग 54 करते हैं तो आ जाएगा 4, और सी का जो है आ जाएगा जल्दी से बताइए 72 को अगर हम लोग करते हैं तो आपका बेसिकली हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी हो गया 6, बी का 4 और सी का 3। चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ऑल द 3 बिगैन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है, वर्क इतने दिन तक काम कर रहे हैं। अब हम लोग एंड से देखते हैं, जब यहाँ पर सोचिए कि वर्क कंप्लीट हो गया तो इसके 8 डेज पहले यहाँ पर 8 डेज हम लोग लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए जो है वो लीव कर दे रहा है वर्क को, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी हम लोग देखते हैं उससे पहले स्टेटमेंट आगे क्या है, एंड बी कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी 12 डेज बिफोर द, अच्छा यहाँ पर है क्या है 12 डेज है। ठीक है, यहाँ कंप्लीशन ऑफ द वर्क से मान के चलिए ये 12 डेज है, तो यहाँ तक ये 8 डेज है, ये जो है यहाँ से 12 डेज है। ठीक है, ए जो है वो वर्क कंप्लीट होने के 8 दिन पहले जो है वो काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी जो है वो पहले छोड़ा है काम करना। ठीक है, ए जो है वो बाद में छोड़ा है, मतलब ए और सी थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए काम करते हैं और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ 8 डेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी वर्क किया है। ठीक है, उसके पहले क्या है, बी जो है वो 12 दिन पहले छोड़ देता है, तो मतलब ए और सी जो है वो कितना दिन काम किए, ये जो 4 डेज है। ठीक है, ये 4 डेज का जो टाइम है ये जो है ए और सी काम किया, और इसके पहले जो है वो तीनों ए प्लस बी प्लस सी की है। ठीक है, अब इसका हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी जो है वो लास्ट का 8 दिन अकेले काम करता है, सी का एफिशिएंसी 3 है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, वो कितना काम करेगा 8 × 3, तो मतलब 24 यूनिट्स जो है वो वर्क करेगा। उसके बाद ए और सी मिल के 4 दिन काम किए हैं, तो ए और सी क्या है, ए को अगर आप बोलेंगे 6 और सी का है आपका 3, तो ए प्लस सी आपका कितना हो गया 9, और 9 4 करेंगे तो 36, तो 36 + 24 अगर हम लोग कर दें तो बेसिकली 60 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो यहाँ लास्ट के 12 दिन में हुआ है। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको निकालना है 60 यूनिट्स है, तो जल्दी से बताइए 60 यूनिट्स है तो 216 टोटल वर्क है, 216 यूनिट टोटल वर्क है। अगर हम लोग 60 माइनस कर दें इसमें तो कितना आ जाएगा आपका, बेसिकली 156 आ जाएगा। 156 यूनिट्स जो है ये वर्क ए और बी और सी तीनों ने मिलकर किया था, तो कितने दिन में किया होगा इन्होंने बताइए। चलिए तो अब तीनों का कर देते हैं, 6 + 4 + 3, तो आपका कितना हो जाएगा 6 + 4, तो हो गया आपका 6 + 4 10 और 4 3 उसका 13 हो गया, तो 13 यूनिट्स पर डे का एफिशिएंसी है। तो सिर्फ 156 को अगर आप जो है अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, तो यानी ये जो है इतना दूर के लिए 12 डेज हो गया था, और यहाँ लास्ट का तो 12 डेज था, तो पूरा वर्क जो है वो कितने दिन में खत्म हुआ था 24 डेज में। बस आपसे ये पूछा गया था। अब अगर आप इसको किसी भी और मेथड से बनाएंगे तो इसका गारंटी है कि आप इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपका आंसर भी जो है वो गलत आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि मतलब 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस में आपको सबसे ईजी मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड बेसिकली इसको हम लोग एफिशिएंसी मेथड बोलते हैं। एफिशिएंसी मेथड होता क्या है कि आपको वर्क जो है वो कुछ एज्यूम कर लीजिए एक ऐसा क्वांटिटी जो कि बेसिकली डेज का एलसीएम हो, और उसके बाद आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा, और उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 5 क्वेश्चंस, आपको जो है सारे अलग अलग मतलब चैप्टर से थे या अलग अलग टॉपिक से थे। जैसे हमने देखा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का भी क्वेश्चन था, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और उसके बाद हमने फिर जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरह का भी क्वेश्चंस देखा। तो
क्वांट का पंचनामा का जो सीरीज़ है, इसमें जितने भी वीडियोस पढ़े हैं उसको आप जो है ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के पहले जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, स्टेट सर्विसेज का जब प्रीलिम्स देने जाएं, तो आप क्वांट के पंचनामा का जो पूरा सीरीज़ है इसको रिवाइज करके जा सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में लेक्चर पढ़ना है तो क्वांट फॉर ऑल वाला सेक्शन है हमारे चैनल पर, उसको जाके देखें। वो बहुत ही हाईली व्यूड सेक्शन है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिव्यू है, वहाँ पर जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी डिटेल्ड है और मैक्सिमम टॉपिक वहाँ पर कवर भी कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।